पढ़ते हैं आज की कहानी जलवा। फातिमा दी को भी देखूंगा और इस तरह देखूंगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कुछ देर तक पटना मार्केट को स्वप्न लोक समझकर खोया खोया सा खड़ा रहा जूते की दुकान पर। बुर्के से सिर पैर तक ढकी दो महिलाएं और साथ में 9-10 साल की गुड़िया जैसी खूबसूरत लड़की। लड़की ने दोबारा पूछा, मौसी पूछ रही हैं कि पटना कब आए आप? दुकानदार ने रेजगारी गिनते हुए कहा, अरे वो आप ही से पूछ रही हैं। लड़की हंस पड़ी, बुर्के के अंदर भी हंसी खनकी, परिचित हंसी। लड़की हंसी अपनी मौसी की किसी बात पर, बोली, मेरी मौसी आपकी फातिमा दी हैं। अब कत्थई रंग के बुर्के के अंदर से फातिमा की चिर परिचित बोली स्पष्ट सुनाई पड़ी, सुनो, दिल्ली या मुंबई में रहते हो? मैं पिछले 10 साल से पटना में हूं। अजब बात, पटना में ही, और कभी देखा नहीं। और आप? इतनी देर बाद मेरा होश लौटा मानो। मेरी बात को बीच में ही काट कर बुर्का पोश फातिमा दी बोली, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, शादी वादी की? मुझे सकपकाया देखकर वो बोली, बाकरगंज गली में दानिश मंजिल देखा है ना, वहीं रहती हूँ। बहू को लेकर किसी दिन आओगे? कल ही आओ ना, सुबह 8 बजे। लड़की बोली, कल सुबह 8 बजे तो हमीदा खाला के घर जाना है। ओह, परसों परसों आओ। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, प्रणाम। खुश रहो। फातिमा दी को कभी आदाब अर्ज नहीं कहा हमने। वो हमारे प्रणाम को कबूल कर हमेशा खुश रहो कहकर आशीर्वाद देती। किंतु फातिमा दी को इस तरह सिर से पैर तक ढका हुआ कभी नहीं देखा। उन दिनों भी नहीं जब वो परिचितों की निगाहों से बचकर रहती थी। रात भर नींद नहीं आई। आंखें मूंदते ही कत्थई रंग के बुर्के में ढकी हुई छाया आकर खड़ी हो जाती। एक जोड़ी जालीदार आंखें, लाख कोशिश करके भी बुर्के को हटाकर फातिमा दी का चेहरा नहीं देख सकता और झुंझलाकर आंखें खोल लेता। अपने घरवाले की लंबी सांसों और छटपटाहट को देख सुनकर कोई भी गृहिणी संशक हो सकती है, मगर कथाकार की पत्नी जानती है कि कहानी गढ़ते समय उसका घरवाला इसी तरह बेवजह बेकार बेकरार हो लंबी सांसें लेता करवटें बदलता है। अतः वो सुख से सोई रहती है। उस रात जगी हुई थी। पूछा, तुमसे कभी फातिमा दी के बारे में कहा मैंने? नहीं तो। कौन फातिमा दी? एक कहानी की फातिमा दी। बात को टालकर मैंने करवट ली। कहानी की फातिमा दी? अचरज हुआ कि फातिमा दी के बारे में अब तक अपनी पत्नी को कुछ क्यों नहीं सुनाया। नहीं, अचरज की कोई बात नहीं। कट्टर सनातनी की बेटी और हिंदू सभाइष्ट भाई की बहन को जानबूझकर ही मैंने कभी फातिमा दी की कोई बात नहीं बताई। डर था कि सुनकर मुंह बितकाकर कुछ कह देगी, कहेगी एब्सर्ड। एब्सर्ड नहीं, असाधारण। आज से 36 साल पहले भी लोगों ने कहा था एबनॉर्मल, अधपगली। मेरा सौभाग्य कि मैंने इस असाधारण महिला को करीब से देखा है। याद आती है 1930 की उस सभा की। स्कूल के पिछवाड़े में भारी भीड़, ठाकुरबाड़ी चबूतरे पर गांधी टोपी पहने कई लोग बैठे थे। एक 10-11 साल की लड़की लेक्चर दे रही थी। लड़की को पाजामा कुर्ता पहने देख बहुत अचरज हुआ था।
सुना सोनपुर के मौलवी साहब की बेटी है। मौलवी साहब खिलाफत के समय से ही मोटियां पहनते हैं, चरखा काटते हैं। सफ़ेद पाजामा कुर्ता पहने, कंधे पर तिरंगा झंडा लेकर खड़ी लड़की। 1934 के प्रलयंकारी भूकंप के बाद दूसरी बार देखा था। 4 साल में ही काफी बड़ी दिख रही थी। महात्मा गांधी भूकंप पीड़ित क्षेत्र के दौरे पर आए। मंच पर गांधी जी के पास खड़ी लड़की को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। प्रार्थना सभा में कुरान शरीफ की आयतों का सस्वर पाठ करती हुई मौलवी साहब की बेटी हाल ही में 2 साल की सजा काटकर जेल से निकली है। कहते हैं गिरफ्तारी के समय पुलिस के डंडे से बुरी तरह घायल हो गई थी। 1937 में तीसरी बार निकट से देखने का पहला अवसर मिला। स्कूल के मैदान में जिला राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कांग्रेसी मिनिस्टरों के दिन थे वो, इसलिए स्कूल में ही प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी और स्कूल के बालचर कांग्रेस सेवा दल के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सेवा दल की जीओसी ने मौलवी साहब की बेटी को पहली बार फातिमा दी कहकर पुकारा था। उस सभा में प्रोफेसर अजीमाबादी की तकरीर के समय मुस्लिम लीगियों ने गड़बड़ी मचाने की कोशिश की। फातिमा दी लपक कर मंच पर गई थीं और उनकी तेज आवाज पंडाल में गूंज उठी, गद्दारों शर्म करो। और 1943 में 5 महीने तक दिन रात उनके साथ रहना पड़ा। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर की गलियों में आजाद दस्ता के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को लेकर अलख जगाने वाली फातिमा दी की तस्वीरें आंखों के आगे आती हैं एक एक कर। गिरफ्तारी के समय पुलिस सार्जेंट की भद्दी गालियों के जवाब देते समय उनके चेहरे पर जो बिजली कौंधी थी, 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे के समय उपद्रवियों से जूझते समय उनके मुखमंडल पर जो आभा छाई रहती थी, उसको इस कत्थई रंग के बुर्के ने कैसे ढक दिया? ये कैसे हुआ? मैं उनके चेहरे पर पड़े पर्दे की चिट्ठी चिट्ठी उड़ा देना चाहता हूं। मैं फातिमा दी की सूरत देखना चाहता हूं। और वो चीख कर अपनी दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढक लेती हैं। नहीं नहीं ओजू अजीज, मेरा चेहरा मत देखो। सपना टूटने के बाद बहुत देर तक मैं चुपचाप पड़ा रहा। ऑल इंडिया रेडियो का सिग्नेचर ट्यून शुरू हुआ। हठात मन में एक ख्याल आया, आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून को बदलने के लिए अब तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? ये तो अजान का सुर है, वायलिन पर चढ़ती उतरती नमाज की पुकार। दानिश मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय लगा इस पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे ताज्जुब भरी निगाहों से देख रही है। किससे मिलना है? फातिमा दी से। किससे? फातिमा दी से। सवाल पूछने वाला अचरज से बुत बना खड़ा रहता है, फिर बुदबुदाता है, फातिमा दी से, फातिमा दी से। गुड़िया जैसी खूबसूरत लड़की हंसती हुई आती है, सलाम करती है और कहती है, मौसी पूछती हैं कि बहू क्यों नहीं ले आए। मैं समझ गया। फातिमा दी आज भी मेरे सामने नहीं आएंगी। आज भी इसी लड़की को बीच में रखकर बातें चलाएंगी। उधर कई कमरों के दरवाजे जोर से बंद हुए। मध्यम आवाज में बजते हुए रेडियो अचानक चुप हो गए। हवा में फिसफिसाहट और सरगोशियां। सुना है अफसाने लिखते हो? चिक की आड़ से सवाल पूछा गया।
फर्श पर बिछी फटी दरी की ओर देखते हुए मैंने जवाब दिया, जी हाँ। झूठ बोलने की आदत को अब पेशा खिलखिलाहट सुनकर दानिश मंजिल की कई खिड़कियां चरमराकर खुलीं। भुने हुए प्याज की गंध से कमरा भारी हो गया और इसी गंध ने मेरा दिमाग में हाल में एक घटना याद जगा दी। एनसीसी कैंप के बावर्ची खाने में जहर कातिल की शीशी के साथ पकड़े गए उस मुसलमान नौजवान का नाम क्या था? गुड़िया जैसी लड़की का नाम नगमा है। वो एक प्याली चाय ले आई। मैं झूठ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं सका। चाय की प्याली हाथ में लेकर मैंने पूछा, तो फातिमा दी, आप इतने दिन से, मेरा मतलब आप ना जाने कहाँ खो गई? जवाब मिला, बहू को लेकर कब आ रहे हो? मैं आंखें मूंद कर चाय पी गया। मैं समझ गया फातिमा दी मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मुझे अब थोड़ा संदेह भी होने लगा। यह खातून हमारी फातिमा दी नहीं, कोई और है। मैं कुर्सी छोड़कर उठा। नगमा तश्तरी में पान ले आई। इस बार साफ साफ झूठ बोल गया, मैं पान नहीं खाता। चलते समय मैंने हिम्मत बांध कर कह दिया, माफ करें, मुझे लगता है आप हमारी वो फातिमा दी नहीं। तुमने ठीक समझा है अजीज। अजीज? मैं फिर चौंका। याद आई, फातिमा दी मुझे अजीत नहीं, अजीज कहा करती थी। मैं खामोश खड़ा रहा और चिलमन के उस पार फिर एक खुली खिलखिलाहट खनक उठी। दानिश मंजिल की सीढ़ियों से उतरते समय मुझे लगा, इस पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे नफरत भरी निगाह से देख रही है। मैं उस नौजवान का नाम याद करने की कोशिश करने लगा जिसने 1000 कैडेट के भोजन में जहर मिला दिया था। अमजदिया होटल के सामने दीवार पर एक उर्दू पोस्टर चिपकाया जा रहा है। मोटे हरफों में लिखा हुआ है, नेशनलिस्ट मुस्लिम कन्वेंशन मुर्दाबाद, गद्दारों से होशियार। उस नफरत अंगेज पोस्टर को पढ़कर एक मौलाना तैश में बड़बड़ाने लगा, इन नदाफ के बच्चों ने रुई धुनना छोड़कर अब कौम को धुनना शुरू किया है। इन्हें सबक सिखाना होगा, नेशनलिस्ट के बच्चे। मुझे मितली आने लगी। रिक्शा पर बैठकर मैंने अपनी नाड़ी पर उंगली रखी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीने से देह तरबतर हो गई। चाय के स्वाद में थोड़ी तुरशी थी ना। दाहिनी ओर जनरल हॉस्पिटल है और बाईं ओर पुलिस चौकी। सोचने लगा, पहले किधर जाना ठीक होगा। किंतु रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया, राजेंद्र नगर ले चलो। एक कहानी गोष्ठी में नई कहानी, अकहानी, आज की कहानी, आने वाले कल की कहानी पर लगातार 4 घंटों तक चुपचाप वाद विवाद सुनने के बाद सीधे घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी हालत में गंगा के किनारे अथवा किसी बार में बैठकर ही अपने को ढूंढना पड़ता है। लेकिन रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया, राजेंद्र नगर चलो। गोल मार्केट के पास पहुंचकर हमेशा की तरह अपने फ्लैट और कमरे को दूर से ही देखा। अपने कमरे में रोशनी देखकर माथा ठनका। अब कहां जाएंगे? दिल को कड़ा किया, कोई भी हो माफी मांग लूंगा, कोई बहाना बनाकर विदा कर दूंगा। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने सारी दुनिया की परेशानी ओढ़ ली। दुनिया से बेजार एक आदमी का मुखौटा चेहरे पर लगाकर दरवाजा खटखटाया। किंतु दरवाजा खुला तो देखा, पत्नी के मुखमंडल पर खुशी की लाली बिखरी हुई है। मेरी लटकी हुई सूरत पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी।
हुलसती हुई बोली, कहो तो कौन आए हैं? मुझे अवाक होने का मौका नहीं मिला। हंसती मुस्कुराती नगमा ने आकर सलाम किया। पत्नी बोली, ओहो, 3 घंटे से हम हंस रहे हैं, तुम कहाँ थे? और तुम भी खूब हो, कभी बताया नहीं। क्या नहीं बतलाया? मैंने पूछा। यही कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मेरे कमरे में आवाज आई। देखा, फातिमा दी सारे फ्लैट को रोशन करके बैठी हैं। बुर्का फर्श पर पड़ा हुआ है। बुर्का नहीं, चिट्ठी और चीथड़े। ये कैसे हुआ? किसने? पत्नी बोली, और कौन? तुम्हारी दुलारी बेटी नौमी। जब तक बुर्का नहीं उतारा भौंकती रही, और जब बुर्का उतार कर रखा तो दांत से नोच नोच कर छुट्टी कर दिया। वो है कहां? देखा, फातिमा दी की गोद में आंचल के नीचे दुबक कर बैठी है शैतान। कोई अपराध करने के बाद वो इसी तरह मुंह बनाकर बैठती है, गोदी से उतरती ही नहीं, गुर्राती है। नगमा बोली। 19-20 साल के बाद देखा, फातिमा दी जैसी की तैसी हैं, सिर्फ आंखों के पास कई नई रेखाएं उभर आई हैं। पत्नी की हंसी छलक रही थी रह रहकर। किस्सा सुनाने लगी। नौमी को बांधकर मैंने दरवाजा खोला। इन्होंने पूछा, अजीज है घर में? मैं बोली, कौन अजीज? अजीज नहीं, अजीत। तो बोली, अरे हाँ हाँ, सुना है उसने अपने नाम का एक हरूफ बदलकर अपने को हिंदू बना लिया है और एक बेचारी हिंदू लड़की से शादी कर ली है। मैं तो अवाक। अच्छा, तो भाभी जान अब तक मुगालते में हैं? क्यों अजीज? इस तरह किसी का धर्म बिगाड़ना कुफ्र नहीं तो और क्या? लेकिन मान गई तुमको। हो उस्ताद, बुत परस्त। हाँ, देवता भी चुना तो एक ऐसे दाढ़ी वाले को जिसने कलमा पढ़कर उन्हें श्री राम कृष्ण परमहंस देव की मूर्ति की ओर इस तरह इशारा करते देखकर हम सभी ठठाकर हंस पड़े। हंसी की हिलोरें थमी तो मैंने पूछ लिया, अच्छा अब बताइए, आप कहाँ थीं, कहाँ हैं? कब्र में थी, कब्र में हूं। पत्नी रसोई घर में चली गई। मुझे लगा अभी ये सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। फातिमा दी ने पूछा, तुमने क्या सोचा था? पाकिस्तान चली गई है ना? आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़, ये मुझसे क्यों पूछते हो? अपने उन नवाबजादों से कभी क्यों नहीं पूछा? जब रातों रात देश भगत बनकर कांग्रेस के खेमे में दाखिल हो गए, बगल में छुरी दबाकर, अपने नेताओं को क्यों नहीं जवाब तलब करते? कल तक गांधी जवाहर पटेल को सरेआम गालियां देने वाले, कौमी झंडे को जलाने वाले फिरका परस्त लीगियों की इज्जत अफजाई की गई और मुल्क के लिए कटने मिटने वालों को दूध की मक्खियों की तरह निकालकर फेंका। तुम खुद अपने से यह सवाल क्यों नहीं पूछते? फातिमा दी का चेहरा लाल हो गया। मुझे खुशी हुई। मैंने टोका, लेकिन आपका इस तरह खामोश हो जाना? खामोश? लगा सिहनी तड़प उठी। इन जालिमों ने मुझ पर क्या क्या कहर ढाए ये तुम्हें क्या मालूम? और हमने किस दरवाजे की कुंडी नहीं खटखटाई, मगर दिल्ली से पटना तक के खुदावंदों ने मुझे अक्ल की दवा करने की सलाह दी, शादी करके बच्चे पैदा करने की नसीहत दी और आखिर में धमकियां। ओहो अजीज,
अजीज, फातिमा दी का गला भर आया। पत्नी ना जाने कब आकर खड़ी हो गई थी। बोली, तुम भी अजब आदमी हो। नौमी, जो अब तक दुबक कर बैठी थी, फातिमा दी के चेहरे को सूंघ कर कुई कुई करने लगी। अब भी लोगों को होश नहीं हुआ है। इन्हें सिर्फ अपनी गद्दी की फिक्र है। देश जहन्नुम में जाए, इन्हें क्या। फातिमा दी की बोली में गहरी पीड़ा उतर आई थी। तुम अफसाने लिखते हो ना? याद है आजादी के पहले जिन तरक्की पसंद अदीबों, नज्मों और अफसानों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बातें, मानवता की दुहाई और ना जाने क्या क्या ठुसी रहती थी। आजादी के बाद अचानक उनकी बोलियां बंद ही नहीं, बदल गई। अवाम की कस्में खाने वाले टुकुर टुकुर देखते रहे और फिरका पसंद अजदहों ने पूरी कौम को लील लिया। पत्नी ने टोका, फातिमा दी, खाना ठंडा हो जाएगा। टाउन हॉल में नेशनलिस्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तैयारी धूमधाम से हो रही है। देश के कोने कोने में प्रतिनिधियों के आने की खबरें छप रही हैं और इन्हीं खबरों के साथ मोटी सुर्खियों में इस कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत के समाचार भी छपते हैं। रोज दोनों ओर से सैकड़ों नामों के साथ बयान शाया होते हैं। विरोधियों का कहना है कि कोई गैर नेशनलिस्ट नहीं, सभी मुसलमान नेशनलिस्ट हैं और अपने को नेशनलिस्ट कहने वाले खुलेआम कहते हैं कि पुराने मुस्लिम लीगियों के दिल दिमाग में फिरका परस्ती का जहर है। उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत दिन से किसी राजनीतिक जलसे में शरीक नहीं हुआ था, किंतु इस बार अपना कर्तव्य समझकर इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गया। किंतु वहां का दृश्य देख फुटपाथ पर ही ठिठक कर खड़ा रहा। टाउन हॉल के सामने सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े नारे लगा रहे थे। गालियां, नारे और रह रहकर रोड़े और पत्थरों की बौछार। पुलिस के सिपाही चुपचाप कतार बांधकर खड़े थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की रहनुमाई कुलीन मुस्लिम नेताओं के साहबजादे और बड़े अफसरों के लड़के कर रहे थे। मुझे लगा हम फिर सन 1947 साल में लौट आए हैं। हवा में फिर वही जुगनू, वही नारे, वही नजारे, वही चेहरे। लेना जा रहा है काफिर का बच्चा। तड़क ये रहा रामखोर, मारो साले को, सुअर की औलाद। तड़क। अब ये हर डेलीगेट को पकड़कर पीटने लगे। उत्तेजना की लहरें तेज होती गईं। नारे, गालियों और रोड़ों की वर्षा जोर शोर से होने लगी। महात्मा गांधी की जय। एक महीन किंतु तेज आवाज। हठात सब कुछ रुक गया। लोगों ने देखा अंजुमन इस्लामिया हॉल के प्रवेश द्वार अब्दुल बारी दरवाजा के सामने एक औरत खड़ी नारे लगा रही है, फातिमा दी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा फातिमा दी ही है। कौन है ये औरत? कोई हिंदू? अरे नहीं पहचानते? अरे ये वही कुतिया है, फातिमा। साली फिर कहां से आ गई यहां, कुत्ती। पागलों का एक जत्था नाचता, अश्लील गालियां देता हुआ फातिमा दी की ओर झपटा। फातिमा दी मुस्कुराती खड़ी रही। देखते ही देखते दरिंदों ने उनको जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दोनों ओर खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं। शाबाश। जब तक पुलिस के सिपाहियों की टुकड़ी पहुंचे, उन्होंने फातिमा दी के सभी कपड़े उतार लिए थे। मैं इससे आगे और कुछ नहीं देख सका।
कई दिन के बाद बहुत हिम्मत बांधकर हम दोनों अस्पताल में फातिमा दी को देखने पहुंचे। केबिन के दरवाजे के पास ही नगमा खड़ी मिली। हमें देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगी। जानवरों ने फातिमा दी के चेहरे पर एसिड की शीशी उड़ेल दी थी। चेहरा झुलस कर काला हो गया, एक आंख खराब हो गई, हाथ की हड्डी टूट गई। आहट पाकर उनके होठ थरथराए, शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। फिर धीमे सुर में बोली, दूर पगला, यहां रोने आया है? जलवा देख। भाभी, कल सूजी का पायस क्या कहते हैं उसको, परमान बना कर ले आना, नौमी को भी साथ लाना। फातिमा दी को कभी इस तरह देखूंगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी हमने।